अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है जाने जहाँ, और इस नावल के राइटर का नाम है एन। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है इस नावल में। अनीता सारिम के लिए बहुत परेशान थी। उसकी हालत ही ऐसी थी, ना किसी से बात करता, ना ही उसे अपना होश था। सारा सारा दिन हिबा और हुदा को ढूंढने में लगा रहता था। और अनीता भी हिबा हुदा के लिए परेशान थी। वो भी बार बार राकिब से पूछती थी और राकिब चाह कर भी बता नहीं सकता था। अभी राकिब बाहर से आया था जब अनीता फिर से उससे पूछने लगी, तो राकिब का भी वही जवाब था कि अभी कुछ नहीं मालूम। राकिब कहीं उस आमिर ने तो हिबा और हुदा को, अनीता ने परेशानी से कहा, तो राकिब बोल पड़ा, नहीं अनीता, आमिर नहीं, सारिम और हिबा की लड़ाई की वजह से ही हिबा कहीं गई है। इंशाल्लाह मिल जाएगी, बस तुम परेशान ना हो, बल्कि चलो कुछ देर बाहर चलते हैं, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। राकिब ने कहा, तो अनीता ने उसे देखा। राकिब, मेरा भाई इतना परेशान है और आप मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, अनीता ने कहा। तो राकिब बुखला ही गया। अब क्या कहता है हिबा का, उसे पता है इसलिए तो वो रिलैक्स है। यार ऐसा नहीं है, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि तुम कुछ रिलैक्स हो जाओ, राकिब ने कहा। तो अनीता ने सर हिलाया। जी मैं ठीक हूँ, बस हिबा और हुदा की फिक्र हो रही है, अनीता ने कहा, और साथ राकिब के कंधे पे सर रखा। तो राकिब भी मुस्कुराकर उसके गिर्द बाजू का हिसार बनाता उसके सर पे होंठ रख गया। अच्छा, बस अपना बहुत सा ख्याल रखा करो, ज़्यादा खाया पिया करो, मुझे भी हुदा की तरह गोलू मोलू सी बेटी चाहिए, राकिब ने कहा। तो अनीता राकिब को देखती धीमी सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दी। तो राकिब भी मुस्कुरा दिया। अनीता फिर से राकिब के कंधे पर सर रख गई। तो राकिब भी उसे अपने इशारे में लेता उससे बातें करने लगा। 10 दिन हो गए थे और वैदान के कई बार समझाने पे भी हिबा सारिम से बात करने के लिए राजी नहीं हुई थी। मासूमा भी एक बार तो कह चुकी थी कि वह सारिम से बात कर ले, वो इतने परेशान है, लेकिन हिबा नहीं मानी, इसलिए वो दोनों ही खामोश हो गए। वैदान, मासूमा और हिबा भी खाना खाकर बैठे थे और मासूमा फिर से हुदा को लेकर बैठ गई थी। वजी, आज मैं अपने साथ हुदा को सुला लूँ, मासूमा ने कहा। तो वजदान ने नफ़ी में सर हिलाया। मासूमा, उसे हिबा के पास ही सोने दो, तुम तो खुद नहीं उठती, अगर रात को हुदा उठ गई तो फिर, वजदान ने कहा। लेकिन मासूमा ने वजदान को घूर कर देखा। वजी, क्या है, और जाऊंगी, अगर हुदा रोई तो, पर आज मैं उसे अपने पास ही सुलाऊंगी, मासूमा ने कहा। तो इस दफ़ा हिबा भी बोल पड़ी। मासूमा, भाई ठीक कह रहे हैं, सारा दिन तो तुम हुदा के साथ लगी रहती हो, हिबा ने कहा। तो मासूमा का मुंह बन गया। प्लीज़ ना, आज सिर्फ सोने दें हुदा को मेरे पास, मासूमा ने कहा। लेकिन हिबा और वजदान दोनों ही मानने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं मासूमा, चलो आओ सो जाएं, काफ़ी टाइम हो गया है। हिबा, गुड़िया तुम भी हुदा को लेके जाओ, तो वजदान ने सोफे से उठते हुए कहा। तो हिबा भी उड़ती हुदा को मासूमा से लेती ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई, लेकिन मासूमा वहीं की वहीं बैठी थी। वजदान ने गहरा सांस लेते उसे देखा और यकीनन नाराज़ हो चुकी थी। चलो अब चलें, या यही सोने का इरादा है, वजदान ने जानबूझकर कहा। तो मासूमा ने वजदान को घूर कर देखा। मुझे नहीं करनी आपसे बात, आपने मुझे हुदा को अपने साथ नहीं सुलाने दिया, मासूमा कहती। वजदान को वहीं छोड़ती जल्दी से ऊपर चली गई। मासूमा, यार मेरी बात तो सुनो, वजदान भी कहता जल्दी से उसके पीछे गया, लेकिन मासूमा बिना वजदान की बात सुने दूसरे कमरे में जाती लॉक कर गई। तो वजदान गहरा सांस लेता रह गया। अब बॉस बनकर जाना पड़ेगा, चलो इस बहाने मासूमा की बॉस से एक मुलाकात हो जाएगी, कितने दिनों से हुई नहीं है, वजदान दिल में सोचता मुस्कुराता अपने कमरे में गया और वहां से हुडी और मास्क पहनता घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा कि कॉल आने पे उसे सुनने लगा। मासूमा को वजदान पे गुस्सा आ गया कि उसने हुदा को उसके पास क्यों नहीं सोने दिया। मैं भी सारिम भाई को हिबा आपी और हुदा का बताती हूँ, वैसे भी सारिम भाई कितने परेशान होंगे, मासूमा सोचने लगी, और इसीलिए गुस्से में सारिम को कॉल करके हिबा का बताने लगी। शुक्र था कि मोबाइल उसका उसके पास ही था। सारिम जो कमरे में अंधेरा किए परेशान सा बैठा सिगरेट पी रहा था। वैसे तो उसने कभी नहीं पी थी, बस हिबा और हुदा की परेशानी में ही पी रहा था। सारिम सोच रहा था कि उसका मोबाइल रिंग हुआ, तो मोबाइल को बेजार होते देखा, लेकिन मासूमा की कॉल देखता कॉल अटेंड करके कान से लगाया। सारिम ने मासूमा की कॉल देखते कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया। भाई मुझे एक बात बतानी है, मासूमा ने सलाम करने के बाद सारिम के जवाब देते कहा। हाँ गुड़िया बताओ, क्या बात बतानी है, सारिम ने कहा। वो भाई मुझे हिबा आपी और हुदा का बताना है, मासूमा ने कहा। तो दूसरी तरफ सारिम जो सोफे की पुश्त से सर लगाए बैठा था झटके से सीधा हुआ। क्या बताना है मासूमा, गुड़िया प्लीज जल्दी बताओ, सारिम ने बेचैनी से कहा। जब मासूमा भी महसूस कर चुकी थी, अब तो मासूमा भी सोच रही थी वो अच्छा ही कर रही है बताकर। भाई वो हिबा आपी और हुदा यहाँ हमारे पास है, मासूमा ने कहा, और सारिम झटके से उठा था।
क्या क्या सबको पता है कि हुदा और हिबा वहाँ हैं? सारिम ने कहा, जी सबको पता है, बस आपको नहीं। और अब मेरा ना बताइएगा कि मैंने आप ही हुदा के अलावा ये भी बता दिया है। मासूमा ने कहा, नहीं गुड़िया, मैं किसी को तुम्हारा नहीं कहूँगा। सारिम ने कहा, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। मासूमा ने कहा तो सारिम भी अल्लाह हाफिज़ कहता कॉल बंद कर गया। अब सारिम को जहाँ ये तसल्ली हुई कि हिबा और हुदा ठीक है, बाकी सब पे गुस्सा भी आया था कि वो इतना परेशान था और किसी ने उसे बताया भी नहीं। ओह, तो इसीलिए सब इतने बेफिक्र लग रहे हैं। शायद तब भी मैंने गौर नहीं किया और इसीलिए राकिब भी हुदा और हिबा को ढूंढ नहीं रहा था, सिर्फ मुझे तसल्ली दे रहा था। सारिम ने खुद से कहा और दुख से बैठ गया। अब जितना हिबा ने मुझे दुख दिया है, मुझ पे यकीन ना करके और बिना सवाल जवाब किए, तो तुम्हें भी इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। सुबह होने से पहले मैं तुम्हारे पास होऊंगा। सारिम दिल में हिबा को मुखातिब करता कहता कुछ देर बाद फ्रेश होने चला गया और इसका इरादा हिबा के पास जाने का था। आखिर कितने दिनों से वो परेशान था अपनी बीवी और बेटी के लिए, और अब जहाँ दोनों से ही सलामत होने पे सुकून हुआ, वहाँ हिबा पे गुस्सा भी आया था। कुछ देर बाद सारिम बिना किसी को बताए घर से एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। मासूमा जो सारिम को कॉल करने के बाद सुकून से बेड पे बैठ गई थी, वो भी बैठी थी। जब बालकनी पे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उठकर पर्दे पीछे किए, जहाँ उसे बॉस बालकनी में खड़ा दिखाई दिया, जो उसे बालकनी खोलने का इशारा कर रहा था। मासूमा ने बालकनी खोली तो बॉस यानी वजदान अंदर आया। कैसी हो, और अब यूनी क्यों नहीं जाती? वजदान सोच कर आया था कि क्या कहेगा, इसलिए ही आते मासूमा से कहा, मैं ठीक हूँ, और आपको क्या, मैं यूं नहीं जाऊँ या नहीं? और प्लीज़, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि यहाँ ना आया करें, और फिर क्यों आते हैं? मासूमा ने मुंह बनाकर कहा तो वजदान के लब मुस्कुरा दिए। अच्छा लगता है, तुम अपने शोर से बहुत डरती हो, शायद तुम्हारा शोर जालिम किस्म का होगा, बॉस ने कहा। होठों में मुस्कुराती जो मासूमा मास्क लगे होने की वजह से देख नहीं सकती थी। वजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और ना ही मैं उनसे डरती हूँ। मासूमा ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। वो तुमसे कोई प्यार नहीं करता, धोखा दे रहा है। और प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। आज मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। इस वजदान के साथ बॉस ने गुस्से से कहा तो मासूमा को एकदम बॉस से डर लगा। मैं क्यों आपके साथ जाऊँ? मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपके साथ, मासूमा ने घबराते हुए कहा। मैं तो लेकर ही जाऊँगा, और अगर तुम ना गई तो मैं उस वजदान को भी नहीं छोड़ूंगा, बॉस ने कहा। साथ मासूमा की तरफ बढ़ा। मासूमा जल्दी से पीछे हुई, लेकिन बॉस भी जल्दी से आगे हुआ। मासूमा बॉस के इस तरह करने से डर चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मैं तो आज अपने साथ तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, बॉस ने कहते मासूमा का बाजू थामना चाहा। क्यों कह रहे हैं ऐसे? देखिए, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मासूमा ने डर से कहा, लेकिन बहुत खामोशी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। और मासूमा जो साथ पीछे हो रही थी, वहाँ पड़े हुए कांच का शो पीस पे नजर पड़ी तो जल्दी से उसे उठाते वजदान के बाजू पे जितना हो सका जोर से मारा। कांच का होने की वजह से कांच टूटा था और एक छोटा सा टुकड़ा वजदान के बाजू पे लगा था और नीचे गिरते करची करची हुआ था। और मासूमा दरवाजे की तरफ भागी। वजदान तो भागती हुई मासूमा का दिखता रह गया। वो कुछ ज्यादा ही डरा दिया, वजदान ने खुद से कहा, और अपने बाजू को देखा जहाँ मामूली सा खून निकल रहा था। वजदान जल्दी से बाथरूम में गया और वहां शर्ट उतारते जल्दी जल्दी साफ खून साफ करते मरहम लगाते शर्ट पहनते बाहर निकला। उसे जल्दी मासूमा के पास जाना था, जानता था कि मासूमा डरी है और अब वजदान को ना पाकर ज़्यादा परेशान होगी। मासूमा ने कमरे में आते वजदान को ढूंढना चाहा, लेकिन वो था ही नहीं, इसीलिए सहमे हुए बेड पे बैठती वजदान के आने का इंतजार करने लगी। वजदान जैसे ही कमरे में आया तो नज़र सामने मासूमा पे की। मासूमा की जैसे ही नज़र वजदान पे गई तो जल्दी से खड़ी होती वजदान के पास आई और पास आते वजदान के गले लग गई। तो वजदान ने भी उसके गिर्द हिसार बनाया। वजदान मासूमा को जो सहमा हुआ देखकर खुद को ही कोसने लगा। मासूमा, मेरी जान, क्या हुआ? वजदान प्यार से कहा तो मासूमा ने सर उठाकर वजदान को देखा। वजी, कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? मासूमा ने कहा, कभी नहीं। ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? देखो, मैं यही हूँ, वजदान ने कहा। तो मासूमा ने फिर तो वजदान के सीने से सर टिका लिया। बाजू तो अभी भी वजदान के गिर्द बांधा हुआ था। और मुझ पे एतबार भी करते हैं? मासूमा ने पूछा। न जाने क्यों एकदम मासूमा को डर लगा था, अगर वजदान उससे बॉस की वजह से लड़ पड़ा कि उसने बताया नहीं तो। और वजदान भी समझ चुका था कि मासूमा से क्यों कह रही है। हाँ, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, वजदान ने कहते मासूमा के सर पे बोसा दिया। चलो आओ सो जाए, वजदान ने कहते मासूमा को बाजुओं से थामे पीछे की और अपने हिसार में लेते उसे बेड पे लाया और मासूमा को लेटाते खुद भी साथ लेटा। तो मासूमा वजदान के सीने पे सर रखती उसके गिर्द बाजू का हिसार बनाया। और वजदान ने खुद को कोसा कि क्यों इतना डरा दिया, उसे करना ही नहीं चाहिए था। सो जाओ मासूमा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, वजदान ने मासूमा के गिर्द हिसार और मजबूती से बांधे कहा। तो मासूमा आंखें मूंद गई। तो वजदान भी सोने के लिए आंखें मूंद गया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वजदान की आंख मुसलसल वाइब्रेट होने की वजह से खुली। वजदान ने एक नज़र मासूमा पर डाली जो उसी के हिसार में सो रही थी, लेकिन वजदान को मासूमा
कांपती हुई लगी तो वहीदान ने मासूमा के माथे पे हाथ रखा तो वहीदान को एहसास हुआ कि मासूमा को बुखार हो चुका है। वहीदान एकदम परेशान हुआ था। लगता है डर की वजह से हो गया है। वहीदान ने परेशान होते खुद से सोचा और मासूमा का सर तकिए पे रखते उठ बैठा। इससे पहले वहीदान कुछ सोचता कि मोबाइल की रिंग टोन पे मतवज्जा हुआ। मोबाइल उठाते देखा तो सारिम की कॉल थी। वहीदान ने परेशान होते सारिम की कॉल अटेंड की। सारिम लाहौर से इस्लामाबाद आ चुका था। उसे आते हुए रात के 2 बज चुके थे और वहीदान के घर पहुंच कर उनके लॉन्च में बैठा वहीदान को कॉल कर रहा था। सारिम खैरियत, इस वक्त कॉल कर रहा है। वहीदान ने कॉल उठाते ही सारिम से कहा, हाँ नीचे आओ। सारिम ने कहा तो वहीदान हैरान हुआ, क्या मतलब? वहीदान ने कहा, मैं तुम्हारे घर के लॉन्च में बैठा हूँ, नीचे आओ। सारिम ने फिर से कहा तो वहीदान गहरा सांस लेता ओके कहता उठ खड़ा हुआ। वहीदान समझ चुका था ज़रूर सारिम को हिबा का मालूम हो चुका है। वहीदान को मालूम हो चुका था कि ज़रूर मासूमा ने ही सारिम को बताया होगा, इसीलिए वो यहाँ आया है। ज़रूर मासूमा ने गुस्से में बताया होगा। वहीदान को ठीक भी लगा कि सारिम को बता दिया, क्योंकि हिबा खुद तो बात करने को तैयार ही नहीं थी। वहीदान एक नज़र मासूमा को देखता कमरे से बाहर निकला और नीचे आया जहाँ सारिम बैठा हुआ था। सारिम खड़ा होता वहीदान के गले लगता पीछे हुआ तो वहीदान ने उसे देखा, कैसे हो, क्या हुआ, जो इतनी रात को क्यों आए हो? वहीदान ने कहा, हिबा कौन से कमरे में है? सारिम ने कोई और बात किए बगैर कहा तो वहीदान ने सर हिलाया, वो ऊपर है, इसी कमरे में जाओ पर रही थी। वहीदान ने भी बिना दूसरी बात किए कहा तो सारिम सर हिला गया। वैसे मुझे बहुत हैरत हो रही है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया, मैं इतना परेशान था। तुमने भी नहीं बताया कि हिबा यहाँ है? सारिम ने कहा, हिबा तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, अब मैं क्या कहता? मैंने हिबा को इतनी बार समझाया कि तुमसे बात कर ली, लेकिन वो मान ही नहीं रही। वहीदान ने कहा तो सारिम सर हिला गया, अब मैं खुद बात कर लेता हूँ। सारिम ने कहा, अच्छा यार, सुबह बात होगी, अभी मैं जा रहा हूँ कमरे में, मासूमा को बुखार हो गया है। वहीदान ने कहा, कैसे हो गया यार? जाओ, वो बुखार में डर जाती है और फूफो और अंकल को याद करती रहती है। सारिम ने परेशानी से कहा, मासूमा अपने वालिदैन के जाने के बाद ही डरने लगी थी, पहले कभी उसे नहीं हुआ था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा मैं जाता हूँ, वहीदान कहता ऊपर बढ़ता के सारिम बोल पड़ा, यार एक्स्ट्रा चाबी देना कमरे की। सारिम ने कहा तो वहीदान नीचे कमरे में पड़ी हुई चाबियों में से हिबा वाले कमरे की चाबी लाकर उसे देता खुद भी सारिम के साथ ऊपर बढ़ गया। सारिम कमरे में गया तो हिबा और हुदा बेड पे सो रही थी। सारिम आराम से दरवाज़ा बंद करता उनके पास बेड पे आया। दोनों को देखते सारिम के दिल को बेहद सुकून हुआ था। सारिम हिबा की तरफ आते उसके माथे को छुआ और फिर हुदा की तरफ आते उसके माथे को छूते उसके साथ लेट गया। अब उसका इरादा सुबह ही हिबा से बात करने का था। वहीदान कमरे में आया, दरवाज़ा लॉक करता मासूमा के पास बैठा जो कुछ बहुत धीरे से बुड़बुड़ा रही थी, मासूमा मेरी जान, मैं यही हूँ। वहीदान ने मासूमा के माथे पे हाथ रखते बुखार चेक करते कहा जो काफ़ी गर्म था। मासूमा भी बुखार की वजह से जाग गई थी। वहीदान को देखने लगी, वजी मुझे सर्दी लग रही है। मासूमा बुखार से कपकपाते कहा तो वहीदान ने लहाफ उसके गिर्द ठीक से दिया। मासूमा मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, वो खा लो। वहीदान ने कहा तो मासूमा ने नफ़ी में सर हिलाया, मुझे नहीं खानी वजी, मासूमा ने धीमी आवाज़ में कहा। लेकिन वहीदान बिना मासूमा की सुने मेडिसिन दराज से निकालता, सारे टेबल से जग से पानी गिलास में डालता, मासूमा को बैठाने लगा। मासूमा चलो शाबाशी, गोली खाओ। वहीदान ने मासूमा से कहा और साथ कंधे से मासूमा को थामते उसे बैठाने लगा। वजी, मासूमा ने गोली देखते मुंह बनाते कहा। लेकिन वहीदान ने भी गोली मासूमा के हाथ में देते उसे पानी का गिलास दिया तो मासूमा को भी खानी पड़ी। मासूमा खाकर फिर से लेट गई तो वहीदान उसे देखने लगा। वजी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मासूमा ने कहा तो वहीदान ने झुककर उसके माथे पे बोसा देते पीछे होते माथे पे हाथ रखा। मैं दबा देता हूँ, तुम आंखें बंद करो, वहीदान ने कहा। मासूम आंखें बंद कर गई तो वहीदान उसका सर दबाने लगा तो मासूमा को सुकून महसूस हुआ। कुछ देर वहीदान उसका सर दबाता रहा और फिर खुद भी लेट गया। सुबह हुई तो राकिब और अनीता उठते फ्रेश होते बाहर आए तो सभी लॉन्च में बैठे थे। सारिम नहीं आया, राकिब ने आते कहा, नहीं कमरे में होगा। साकिब साहब ने कहा, मैं लेकर आता हूँ। राकिब कहता सारिम के कमरे की तरफ गया, लेकिन कमरे में जाते हुए सारिम कहीं ना मिला। फिर बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। राकिब गहरा सांस लेता सारिम को कॉल करने लगा, लेकिन उसका मोबाइल भी बंद था। राकिब को लगा था कि सारिम आज फिर से हिबा को ढूंढने गया होगा। सारिम नहीं आया। फैसल साहब ने कहा, कमरे में नहीं है। राकिब ने आते कहा तो सभी खामोश हो गए। भाई इतने परेशान हैं, न जाने कहाँ गए होंगे। हिबा को चाहिए था कि एक दफ़ा भाई से बात तो कर लेती, पता नहीं कहाँ चली जाएगी। वनीता ने परेशान होते कहा, नीता बेटा तुम ठीक कह रही हो, हिबा को भी उसे नहीं करना चाहिए था, सारे बेटे से बात करनी चाहिए। कुलसुम बेगम ने कहा, अल्लाह करे हिबा भी जल्दी घर आ जाए और दोनों बच्चों के दरमियान अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, आमीन। चले हम नाश्ता करें। सदर बेगम ने कहा तो सभी टेबल की तरफ बढ़े। अनीता भी आगे बढ़ने लगी तो राकिब ने उसका हाथ थाम कर रोका तो अनीता उसे देखने लगी। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम खुश रहा करो। राकिब ने अनीता से कहा तो अनीता ज़रा सा मुस्कुराती, चले अब मुझे भूख लग रही है, अनीता ने मुंह फुलाते कहा। तो राकिब मुस्कुरा दिया और अनीता के हाथ थामे हाथ पे बोसा देता अनीता को लेता टेबल की तरफ बढ़ा। सारिम उठता हिबा और हुदा को देखता बाथरूम में चला गया। सारिम के जाते ही हिबा उठ गई और एक नज़र सोई हुई हुदा पे डालती बाथरूम की तरफ बढ़ी।
सारिम जब फ्रेश होता दरवाज़ा खुला छोड़े जानबूझकर वहीं खड़ा हो गया था। जानता था कि हिबा उठने वाली है। हिबा आराम से बाथरूम में गई। जैसे ही गई सामने सारिम को देखकर एकदम उसकी चीख निकली। सारिम जो शर्ट लेकर खड़ा उसी के आने का इंतजार कर रहा था। एक नज़र हिबा के हैरत ज़दा चेहरे को देखता और बिना हिबा से बात किए शर्ट पहनते बाथरूम से निकला और कमरे में आ गया। सारिम के आते ही हुदा उड़ती रोना शुरू हो चुकी थी। सारिम ने आते हुदा को गोद में उठाते उसे चुप करवाने लगा। इतने में हिबा भी हैरत से निकलती कमरे में सारिम के पीछे, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? हम अपने बाबा को मिस किया। सारिम हुदा को खामोश करवाते कहने लगा। साथ हुदा के गालों पे बोसा दिया तो हुदा भी खामोश होती अपने बाबा की बातें सुनने लगी। तुमने मुझ पे इतना भी एतबार नहीं किया कि मुझसे पूछ ही लेती कि मैं किस लड़की से बात ही क्यों कर रहा हूँ। सारिम ने एक नज़र खामोश खड़ी हिबा को देखते फिर से हुदा को देखते कहा, लेकिन हिबा फिर भी खामोश ही खड़ी थी। पुलिस में हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया था, सारिम ने कहा। तो हिबा को हैरत का झटका लगा। इसके तो वहम गुमान में भी नहीं था। हिबा हैरत से सारिम को अभी भी देख रही थी। जब सारिम फिर से बोल पड़ा, सोचा था कि फूफा के कातलों को पकड़ेंगे तो ही बताऊंगा, लेकिन अब मुझे बताना पड़ा। एक गैंग को पकड़ना और इस गैंग की इंफॉर्मेशन एक लड़की के पास है, इसीलिए मुझे इस लड़की से बात करनी पड़ी। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें धोखा दूंगा? तुमने मुझ पर एतबार ना करके मुझे बहुत दुख दिया है। जा रहा हूँ मैं अपनी बेटी को लेकर। अब जब मुझ पर यकीन आ जाए तो आ जाना, तब तक रहो अपने वजदान भाई के पास। सारिम कहता बिना हिबा को देखे उसकी कोई सुने कमरे से बाहर निकल गया। और हिबा तो अभी तक सारिम की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? हिबा ने दिल में दुख से सोचा और सारिम के पीछे भागी। सारिम रुकें प्लीज़, हिबा ने आवाज़ दी, लेकिन सारिम बिना हिबा की सुने नीचे आया और वहाँ किचन में हुदा के रखे हुए फीडर में दूध डालने लगा। हिबा जो इसके पीछे आई थी, लेकिन फिर सारिम से बात करने की अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सारिम मेरी बात, हिबा ने हिम्मत करते कहा, लेकिन सारिम बिना हिबा की सुने हुदा को और उसका फीडर लेता घर से बाहर निकलता गया। और पीछे हिबा की आंखों में सारिम की बेरुखी पे आंसू आ चुके थे। अब मैं क्या करूं? वहाँ मुझे अभी सारिम के पास जाना है। वैदान भाई से कहती हूँ मुझे एयरपोर्ट छोड़ा है। यार, हिबा नम आंखों से खुद ही सोचने लगी और जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ी। उसे बस सारिम को मनाना था। उसका अपना कसूर भी था कि उसने सारिम पे एतबार नहीं किया, उससे पूछने की कोशिश नहीं की कि वैसे क्यों कर रहा है। कैफ, अंबर और बाकी सब कुछ देर पहले नाश्ता करते इस वक्त लाउंज में बैठे थे। वानिया, तुमने कब से स्कूल जाना है? अब आप भी स्कूल जाना शुरू करो, कैफ ने वानिया से कहा जो अंबर के साथ बैठी थी। क्यों चाचू, मैं क्यों जाऊंगी? मेरी तो अपनी यूनी है, तो मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? वानिया ने कहा तो सब भी हंस दिए। वाह क्या बात है भाई, कैफ ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बेटी, तो इसका मतलब ये तो नहीं तुम स्कूल नहीं जाओगी? समीर ने कहा तो वानिया ने मुंह फुलाया। अंबर चच्ची, आप भी यूं नहीं जाती हैं ना, तो मैं आपके साथ जाया करूंगी, ठीक है? वानिया ने कहा तो अंबर मुस्कुरा दी। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। ओके, हम दोनों जाएंगे, अंबर ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। फिर बहुत मज़ा आएगा, हम फिर कैफ चाचू पढ़ाया करेंगे, वानिया ने खुश होते कहा। ओके, अंबर ने मुस्कुराते कहा तो वानिया की बातें सुनते सब भी मुस्कुरा रहे थे। अच्छा कैफ, कब जा रहे हो फिर दोनों? समीर ने कैफ से पूछा। जी भाई, बस कुछ दिन तक जा रहे हैं, कैफ ने कहा। बस मेरी तो दुआ है मेरे सारे बच्चे खुश रहे, आमीन, आसमा बेगम ने कहा। तो सब ने ही आमीन कहा। सब ही फिर से बातें करने लगे थे। वैदान कब से मासूमा के पास बैठा था। मासूमा का बुखार वैसे का वैसा ही था। वैदान मासूमा के पास कभी उसका सर दबा रहा था और कभी उसे पट्टियां कर रहा था। अब दरवाज़ा नॉक हुआ तो वैदान उठने लगा कि मासूमा ने फिर से वैदान का हाथ थाम लिया। वजी प्लीज़ मुझे छोड़कर ना जाइएगा, प्लीज़ मेरे पास रहें, मासूमा ने ज़रा सी आंखें खोलकर कहा। तो वैदान फिर से मासूमा की तरफ मतवज्जा हुआ। मासूमा मेरी जान, इधर ही हूँ मैं, बाहर देख लूँ कौन आया है? वैदान ने प्यार से कहा। तो मासूमा ने सर हिलाया। ठीक है, मासूमा ने कहते वैदान का हाथ छोड़ा। तो वैदान बेड से उठ खड़ा हुआ। वैदान अब पछता रहा था कि उसने मासूमा को इतना डरा क्यों दिया। वैदान ने दरवाज़ा खोला तो हिबा खड़ी थी, आंखों में आंसू थे। वैदान उसे यूं देखते परेशान हुआ। हिबा गुड़िया क्या हुआ और सारिम कहाँ है? वैदान ने परेशान होते कहा। सारिम भाई, भाई सारे मुझसे नाराज़ होकर चले गए और हुदा को भी ले गए हैं, मेरी बात भी नहीं सुनी, प्लीज़ मुझे एयरपोर्ट छोड़ आए। हिबा ने नम आवाज़ में कहा। तो तुम परेशान ना हो, मैं छोड़ कर आता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, वजदान ने कहा। तो हिबा जल्दी से सारी लाती कमरे की तरफ बढ़ी और वजदान गहरा सांस लेता फिर से मासूमा के पास आया। अब उसका इरादा कैब को कॉल करके बुलाने का था। वजदान ने हिबा को कहते दोबारा मासूमा के पास आया जो जाग रही थी। मासूमा मेरी जान, मैं हिबा को छोड़ने जा रहा हूँ और कैब को कॉल कर रहा हूँ, आ जाएंगे? तुम्हारा बुखार भी चेक कर लेगा, वहीदान ने मासूमा के पास बैठते कहा और साथ मोबाइल उठा लिया। वजी, हिबा आप ही को कहाँ छोड़ने जा रहे हैं? मासूमा ने पूछा। एयरपोर्ट, सारिम आया था, हुदा को लेकर चला गया है। तो हिबा ने कहा मुझे भी छोड़ आए, वहीदान ने कहा। तो सारिम भाई मुझसे भी नहीं मिले, मासूमा ने खफगी से कहा। तो वहीदान मुस्करा दिया। अब जल्दी से ठीक हो जाओ और ये नाराज़गी अपने भाई से जताना फिर, वहीदान ने कहा। साथ मासूमा के माथे पे हाथ रखते चेक किया तो मासूमा सर हिलाती आंखें बंद कर गई, लिहाफ अपने चेहरे पे ले गई।
वजदान को मासूमा का बुखार पहले से कुछ कम लग रहा था, शायद वजदान की पट्टियां करने की वजह से, लेकिन फिर भी काफ़ी तेज था। वजदान मासूमा से कहता कैफ को कॉल करने लगा और उसे यहाँ आने का कहता कॉल बंद कर गया। कैफ भी उसे अंबर को साथ लाने का कहता कॉल बंद कर चुका था। कुछ देर बाद हिबा भी आ गई। वजदान कैफ और अंबर के आने का इंतजार कर रहा था। फिर वजदान ने कॉल करके उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो रास्ते में है, बस 5 मिनट तक आ जाएंगे। वहीदान ने सारिम को कॉल की लेकिन वो उठा ही नहीं रहा था। फिर वहीदान ने कॉल करना बंद कर दी। वो जानता था सारिम ने उसकी कॉल नहीं उठानी, इसलिए वहीदान मासूमा को सोता देखकर हिबा को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहीदान ने सारिम को वहां ढूंढना चाहा, लेकिन शायद सारिम फ्लाइट में बैठ चुका था। सारिम भाई चले गए हैं, प्लीज भाई मेरी टिकट करवा दे, मुझे अभी लाहौर जाना है। हिबा जो सोच रही थी सारिम अभी एयरपोर्ट पे होगा, लेकिन वहां सारिम को न देखकर और परेशान हो गई। यानी सारिम मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो चुका था। ओके गुड़िया, मैं करवाता हूँ अभी, वजदान ने हिबा से कहा। कुछ देर बाद वजदान हिबा की टिकट करवा चुका था और फ्लाइट में आधा घंटा था। मैं राकिब को कॉल कर देता हूँ, तुम्हें एयरपोर्ट से ले लेगा। वजदान ने हिबा से कहा। अच्छा ठीक है भाई, हिबा ने कहा तो वजदान सारे हिलादा राकिब को कॉल करने लगा। वजदान कॉल करते हुए ही हिबा की फ्लाइट का इंतजार करने लगा ताकि हिबा को फ्लाइट पर बिठाकर घर जाए। आधा घंटा हिबा ने बेचैनी से गुजारा था। हिबा को बस जल्द से जल्द सारिम के पास जाना चाहती थी ताकि उसे मना सके। हिबा को फ्लाइट में बैठाते वजदान खुद भी घर के लिए निकल चुका था। अंबर और कैफ कुछ देर बाद ही मासूमा के पास आ चुके थे। कैफ तो लॉन्च में ही बैठ गया था और अंबर मासूमा के पास चली गई थी। मासूमा यार उठो, कैफ भी आए तो बुखार चेक करवा लो। अंबर ने मासूमा के पास बैठते कहा तो मासूमा ने लिहाफ से बाहर चेहरा निकाला। अंबर मेरा नहीं दिल कर रहा उठने को, प्लीज़। वैसे ही वजी ने मुझे मेडिसिन दी थी, मासूमा ने कहा तो अंबर ने नफ़ी में सारे लाए। तो अब क्या चेक नहीं करवाना? भाई ने कैफ से कहा कि तुम्हारा बुखार चेक करना है। अंबर ने मासूमा से कहा, लेकिन मासूमा फिर से चेहरा भी लिहाफ के अंदर कर गई तो अंबर देखती रह गई। अभी अंबर कुछ कहती कि दरवाज़ा नॉक होने पे अंबर दरवाज़ा खोलती बाहर आई तो कैफ खड़ा था। भाभी को चेक कर लूँ? कैफ ने कहा। नहीं, वो उठ ही नहीं रही। भाभी भाई आ जाएं फिर कर लीजिएगा। अंबर ने कहा चलो ठीक है, फिर मैं लॉन्च में बैठता हूँ। कैफ ने मुस्कुरा के कहा तो अंबर भी मुस्कुरा दी और कमरे में मासूमा के पास आ गई और कैफ दोबारा लॉन्च में चला गया। कुछ देर बाद वजदान भी घर आया तो कैफ के पास लॉन्ज में आ गया। कैफ भी वजदान को देखते खड़ा हुआ और वजदान के गले मिलने लगा। कैसे हो? वजदान ने कैफ के गले लगते कहा। मैं ठीक हूँ, तू सुना? कैफ ने वजदान से कहा। मैं भी ठीक। और अंबर मासूमा के पास है? वजदान ने कहते अंबर का पूछा। हाँ, भाभी के पास, भाभी के साथ है। कैफ ने कहा। बुखार चेक कर लिया? मासूमा का और मेडिसिन बताओ, मैं मंगवा लूँ? वजदान ने कहा नहीं, भाभी ने चेक नहीं करवाया। कैफ ने कहा तो वजदान गहरा सांस लेकर रह गया। चलाओ, मैं मासूमा से कहता हूँ। वजदान कहता ऊपर को बढ़ गया तो कैफ भी उसके साथ ऊपर को बढ़ा। कैफ दरवाजे में ही खड़ा हो गया और वजदान कमरे में चला गया। कमरे में आए तो अंबर वजदान को देखती मुस्कुराती खड़ी हो गई। वजदान भी मुस्कुरा दिया। कैसी है मेरी गुड़िया? वजदान ने अंबर को अपने साथ लगाते कहा। साथ अंबर के सर पे बोसा दिया तो अंबर मुस्कुरा दी। भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अंबर भी अपने भाई से मिलती कहने लगी तो वजदान मुस्कुरा दिया। मैं भी ठीक हूँ, चलो तुम बैठो, मैं ज़रा मासूमा को उठा लूँ। वजदान ने मुस्कुरा के कहा तो अंबर भी मुस्कुराती सर हिलागी। भाई मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन उठ ही नहीं रही। अंबर ने कहा तो कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। मासूमा चलो उठो, शाबाश, अब रात से तुम लेटी हो, चलो उठकर चेक करवाओ। फिर कुछ देर बाहर बैठते हैं। वजदान ने मासूमा के चेहरे से लिहाफ उठाते कहा। वजदान को पता था मासूमा के जहन में अभी भी रात वाली बात होगी, इसलिए वजदान चाहता था कि उसका जहन कुछ बदले। मासूमा ने मुंह बनाकर वजदान को देखा, लेकिन वजदान ने भी ज़बरदस्ती मासूमा को बिठाते उसको दुपट्टा दिया तो अंबर मुस्कुरा दी। वजी आप भी ना, मुझे कितनी सर्दी लग रही है और इतना बुखार है और आप मुझे बिठा रहे हैं। मासूमा बैठते दुपट्टा लेते कहा तो वजदान घूर कर देखने लगा। अब नहीं लेटना, अब कुछ देर बाहर जाओगी और हम सब नीचे बैठेंगे। वजदान ने कहा तो मासूमा ने मुंह बनाया। कैफ आ जाओ यार। वजदान ने मासूमा को कहते कैफ को आवाज़ दी तो कैफ भी कमरे में आ गया और सलाम किया। भाई कैसे हैं आप? मासूमा ने कैफ के सलाम का जवाब देते कहा मैं तो ठीक हूँ भाभी, पर आपके शौहर आपके लिए बहुत परेशान है। कैफ ने नरम मुस्कुराहट के साथ कहा तो मासूमा वजदान और अंबर मुस्कुरा दिए। कैफ वहीं कुर्सी रख कर मासूमा का बुखार और बीपी चेक करने लगा और चेक करके कैफ ने मेडिसिन लिखते वजदान को दी। चले मैं बाहर बैठता हूँ। कैफ कहता वो खड़ा हुआ तो वजदान भी खड़ा हो गया। मैं मेडिसिन मंगवा लूँ और चलो मासूमा कुछ देर नीचे आओ, कुछ देर सबके साथ बैठो। वजदान ने कहा तो मासूमा को भी मजबूरन खड़ा होना पड़ा। सब नीचे आते लाउंज में बैठ के, अलबत्ता मासूमा को सर्दी अभी भी लग रही थी। कुछ देर बाद मेडिसिन भी आ गई तो वजदान ने मासूमा को खिला दी। अंबर और कैफ तुम दोनों अब शाम तक यहीं रहो, वजदान ने दोनों से कहा तो अंबर कैफ की तरफ से देखने लगी। शायद ठीक है, शाम को ही जाएंगे, कैफ ने मुस्कुराते कहा तो वजदान भी मुस्कुरा दी और अंबर और मासूमा भी खुश हो गई। सारिम हुदा को घर लाया तो उसे सब इस वक्त लॉन्च में बैठे हुए मिल लेते। सब नहीं, सारिम और उसके साथ हुदा को और हिबा के बगैर हैरत से देखा।
भाई हुदा हिबा कहाँ से मिली। शुक्र है दोनों मिल गई। अनीता ने खुश होते कहा और जल्दी से सारिम के पास आती हुदा को उससे लिया तो सारिम ने भी अनीता को पकड़ा दिया। सारिम हिबा कहाँ है। साकिब साहब ने कहा तो सारिम ने उन्हें देखा। हिबा को मैं वहीं छोड़ आया हूँ वैदान के पास और सिर्फ अपनी बेटी को ले आया हूँ। सारिम ने कहा तो सबने हैरत से देखा। क्या मतलब भाई। हिबा और हुदा वैदान भाई और मासूमा के पास ही। अनीता ने हैरत से कहा अब उसे तो इस बात का इल्म ही नहीं था। हाँ क्या तुम्हें नहीं पता था। बाकी तो सब घर वालों को मालूम था एक मेरे अलावा। सारिम ने कहा तो सभी खामोश हो गए। तुम्हें कैसे पता चला कि हिबा वहाँ है। राकिब ने कहा मुझे जैसे भी पता चला हो तुम्हें इससे क्या। मेरी परेशानी तो किसी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। सारिम ने थोड़ा तन दिया कहा लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। अनीता ने हुदा को उठाया हुआ था। जब वो रोने लगी तो सारिम ने उससे ले लिया मेरा बच्चा चलो दोनों कमरे में चलते हैं। सारिम हुदा से बातें करता कमरे की तरफ बढ़ गया। चले मैं भी एयरपोर्ट के लिए निकलता हूँ हिबा को ले आऊँ। राकिब ने कहा तो सब उसकी तरफ मतवज्जो हुए। क्या मतलब हिबा अभी आ रही है। फैसल साहब ने कहा जी अभी कुछ देर पहले ही वजदान की कॉल आई थी। कह रहा था हिबा भी आ रही है तो अब तो पहुँचने वाली होगी। चले मैं चलता हूँ। राकिब कहता घर से निकला और अनीता हैरान सी अभी खड़ी थी कि उसे किसी ने भी नहीं बताया। अब उसका इरादा राकिब को कहने का था कि बाकी सब तो छोड़ो उसने भी उसे नहीं बताया। दोपहर को सबने मिलकर खाना खाया। शाम तक कैफ और अंबर दोनों रहे और अब 5 मिनट पहले ही दोनों घर गए थे और मासूमा और वजदान वही लाउंज में बैठ गए तो मासूमा वजदान के कंधे पे सर रख गई। तो वजदान मुस्कुरा दिया और मासूमा के गिर्द बाजू का हिसार बनाया। अब कैसा लग रहा है। सर दर्द तो नहीं हो रहा। वजदान ने पूछा। नहीं अब तो ठीक है और सर्दी भी कम लग रही है। मासूमा ने कहा तो वजदान ने शुक्र किया। वजी सारिम भाई और हिबापी के दरमियान और नाराज़गी हो गई। मासूमा ने कहा हाँ हो जाएगा अब इनके दरमियान सब ठीक। वैसे सोचने की बात है सारिम को पता कैसे चला कि हिबा यहाँ है। वजदान ने जानबूझकर कहा ओह अब क्या बताऊँ। मैंने बताया था। नहीं मैं नहीं बताऊंगी वजी अगर मुझसे नाराज़ हो गए तो। मासूमा ने दिल में सोचा और ना बताने का इरादा किया। मुझे क्या पता। चले आप कमरे में चले हम दोनों। मासूमा ने बात बदली तो वजदान मुस्कुरा दिया। चलो आओ चलते हैं। वजदान ने कहते मासूमा को आराम से पीछे करते खुद खड़ा हुआ और मासूमा को बाजू में भरता कदम सीढ़ियों की जाने बढ़ाए तो मासूमा भी मुस्कुराती वजदान के सीने से सर टिका गई जिस पे वजदान के होंठों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई। कमरे में ले जाते वजदान मासूमा को बेड पे बिठाता खुद भी उसके साथ बैठकर लिहाफ दोनों पे देता मासूमा से बातें करने लगा। मासूमा भी अब बेहतर महसूस कर रही थी लेकिन बुखार अभी भी था और वजदान भी मासूमा को बेहतर महसूस करता पुरसकून हुआ था। राकिब हिबा को घर लाया तो हिबा सबसे मिलती कमरे की तरफ बढ़ी लेकिन अब कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन उसे सारिम से बात भी करनी थी उसे मनाना भी था। हिबा ने हिम्मत करते दरवाज़ा खोलते कमरे में दाखिल हुई तो उसे सारिम और हुदा बेड पे बैठे हुए मिले। सारिम हुदा के साथ लगा हुआ था और हुदा भी अपने बाबा के साथ खुश थी। 1 मिनट भी नहीं रही थी। सारिम हिबा के कमरे में दाखिल होने पर पता चल चुका था लेकिन बिना उसकी तरफ देखे हुदा के साथ लगा हुआ था। सारिम को पहले ही पता था वो ज़रूर आएगी। हिबा दरवाज़ा बंद करती हिम्मत करती सारिम के पास बैठ पे आई लेकिन सारिम फिर भी हुदा से बातों में मसरूफ़ था जो उसे अपनी ज़बान में जवाब दे रही थी। सारिम प्लीज़ मेरी बात सुन लें। हिबा ने हिम्मत करते सारिम को मुखातिब किया तो सारिम बेड से उठ खड़ा हुआ और हुदा को लेता कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाया तो हिबा जल्दी से सारिम के पास आती सारिम का बाजू थाम गई। सारिम प्लीज़ मेरी बात सुन ले प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मुझे आपकी बातें सुनकर यही लगा कि हिबा कहती खामोश होगी तो सारिम बोल पड़ा यही ना कि तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। सारिम ने कहते नरमी से हिबा का हाथ अपने बाजू से हटाया और कमरे से निकला और हिबा नम आंखों से सारिम की पुश्त से देखती रह गई। राकिब आज रात देर से घर वापस आया तो उसने सोचा क्यों ना कॉफ़ी लेता जाऊँ कमरे में इसीलिए किचन में आ गया। लेकिन किचन की लाइट ऑन और फिर किचन में दाखिल होते उसे अनीता खड़ी मिली जो फ्रिज में से शायद कुछ खाने को ढूंढ रही थी। राकिब दबे पाँव उसके पीछे आता झटके से अनीता की गिर्द बाजू बांधते अनीता की पुश्त अपने सीने से लगा दी तो अनीता जो अपने ध्यान खड़ी थी चीख निकली। मैं हूँ यार चीख कर मेरे कान क्यों खा रही हो चुड़ैल कहीं की। राकिब ने कहा तो अनीता ने ज़रा सा चेहरा घुमा के राकिब को देखा और राकिब अनीता के होंठों को देखने लगा। तो आपने भी तो जिन की तरह आकर मुझे डरा दिया है अनीता ने कहा तो राकिब ने मुस्कुराते अनीता के होंठों को छुआ तो अनीता जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर गई। अच्छा क्या कर रही हो यहाँ। राकिब ने अनीता से पूछा। कुछ खाने आई थी अब सोच रही हूँ क्या खाऊं अनीता ने कहा तो राकिब ने अनीता के गिर्द से हिसार हटाते अनीता का रुख अपनी तरफ किया। अच्छा तुम यहाँ बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। राकिब ने अनीता से कहते वहाँ कुर्सी रखी और उस पर बिठाया तो अनीता ने मुस्कुराते राकिब को देखा। चलो बताओ क्या खाओगी मेरी क्यूट वाइफ प्लस चुड़ैल। राकिब ने मुस्कुरा के अनीता से कहते अनीता के नाक को उंगलियों से खींचा तो अनीता ने घूरा। जो मेरे प्यारे शोहर प्लस जिन बना दें वही खा लूँगी अनीता ने भी राकिब के अंदाज में कहा तो राकिब मुस्कुराता नूडल्स निकालने लगा। चलो इस वक्त नूडल्स ही बना सकता हूँ राकिब ने कहा और साथ पानी रखने लगा। कुछ देर बाद राकिब ने नूडल्स बनाकर अनीता को दिए और साथ खुद भी खाए और दोनों कमरे में आए। राकिब ने दरवाज़ा बंद करते अनीता
जो बेड पे बैठ चुकी थी, राकिब ने उसके पास आते उसे अपने हिसार में लिया तो अनीता धीमी सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दी। आज मेरा तो कोई इरादा नहीं है सोने का, राकिब ने अनीता को अपने हिसार में लेते कहा। अनीता राकिब के ज़मानी बात पे शर्मीली सी मुस्कान के साथ चेहरा झुका गई तो राकिब भी मुस्कुरा दिया और बिना अनीता को समझने का मौका दिए उसे बेड पे लेटाते उस पर झुकता अनीता के होंठों पे होंठ रखे उन्हें अपनी गिरफ्त में ले गया तो अनीता आंखें बंद करती राकिब के गले में बाजू का हिसार बना गई। अनीता के होंठों को आज़ादी देते राकिब अनीता के दोनों गालों पे बोसा देते कंधे पे अपना लम्स छोड़ते अनीता को अपनी गिरफ्त में लेता गया और अनीता भी राकिब की मोहब्बत को महसूस करने लगी। 2 दिन हो गए थे हिबा को आए हुए, लेकिन सारिम की उससे बेरुखी वैसी की वैसी ही थी। जब हिबा बात करने लगती सारिम उससे मुंह मोड़ लेता और हिबा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी सारिम बाहर से आया था, सब खाना खा चुके थे। हिबा भी हुदा को लेती कमरे में आ चुकी थी और सारिम अब कमरे में आया। इससे पहले कबर्ड से अपना ड्रेस लेने जाता हिबा जल्दी से हुदा को बेड पर लेटाती जो अब सो चुकी थी सारिम के पास आई। सारिम मैं निकाल देती हूँ, हिबा ने कहा। लेकिन सारिम हिबा की बात सुने बिना चेंज रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन हिबा से जल्दी से उसके पीछे आई। सारिम मैं हिबा ने कहते सारिम के हाथ पे हाथ रखा जो कबर्ड खोल रहा था। रहने दो, मैं निकाल लूंगा, सारिम ने कहते आराम से हिबा का हाथ पीछे किया तो हिबा नम आंखों से सारिम को देखने लगी। लेकिन सारिम बिना हिबा की तरफ देखे ड्रेस लेता बाथरूम की तरफ बढ़ा। जानता था अगर हिबा की तरफ देख लिया तो उससे हिबा के आंसू बर्दाश्त नहीं होंगे और वो पिघल जाएगा। लेकिन वो हिबा को एहसास करवाना चाहता था कि उसने कैसे इतने दिन सारिम से दूर रहकर उसे तकलीफ दी है। हिबा बेड पर आकर लेट गई। कुछ देर बाद सारिम भी आ गया और हुदा की दूसरी तरफ लेट गया। दोनों खामोशी से लेटे थे। ना हिबा ने बात की और ना ही सारम सारम मानेगा। दोनों खामोशी से लेट गए थे। ना हिबा ने बात की, जानती थी सारिम नहीं मानेगा, और ना सारिम ने। काफ़ी देर बाद हिबा सो गई तो सारिम जो कब से उसी के सोने का इंतज़ार कर रहा था, ज़रा सा चेहरा हिबा की तरफ देखते उससे देखा और हिबा को सोता देखकर उसकी तरफ हुदा के ऊपर से होते हिबा के माथे पर होंठ रखते पीछे होते हुदा के माथे पर बोसा देता अपनी जगह पर लेटते हिबा को देखता ही सो गया। ये रूटीन तो उसकी 2 रातों से थी। अब न जाने सारिम ने कैसे मनाना था ये तो हिबा को नहीं पता था, लेकिन हिबा बिना सारिम को मनाने नहीं हटने वाली थी। वजदान और मासूमा दोनों खाना खाने टेबल पे बैठने लगे। वजदान जो बैठ चुका था और मासूमा जो अभी खड़ी थी। इससे पहले वो अपनी कुर्सी पे बैठते वजदान ने उसे बाजू से थामते अपनी गोद में बिठाया तो मासूमा ने घबरा के वजदान को देखा। मासूमा का बुखार अब उतर चुका था, मुकम्मल ठीक थी। वजी छोड़े, मुझे कोई आ गया तो और मैं खाना कैसे खाऊंगी, मासूमा ने गुलाबी होते कहा। यूं कमरे से बाहर वजदान की हरकत में मासूमा तो बुखला ही गई थी और शर्म अलग आ रही थी और ऊपर से किसी मुलाजम के आने का डर लग रहा था। कोई नहीं आएगा, सब चले गए हैं, मैं भेज चुका हूँ और आज मैं अपनी प्यारी सी बीवी को अपने हाथों से खिलाऊंगा। कितने दिन हो गए अपने हाथों से खिलाया ही नहीं, वजदान ने कहते मासूमा के गाल को छुआ तो मासूमा शर्म से चेहरा झुका गई। अच्छा ना, आप खिला दें पर मुझे छोड़ें तो सही, मैं कैसे खाऊंगी, मासूमा ने शर्मो हया से कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। आराम से बैठ कर यूं ही खाओ, मैं नहीं छोड़ने वाला, वजदान ने कहते बिना मासूमा को छोड़े खाना शुरू किया और मासूमा को खिलाता खुद भी खाने लगा। मासूमा भी जानती थी कि वजदान ने अब उसे कि नहीं माननी, इसलिए खामोश होकर खाने लगी। लेकिन वो अलग बात थी, उसे यूं शर्म ही आ रही थी। दोनों ने यूं ही खाना खाया और मासूमा ने शुक्र किया और वजदान के छोड़ते ही मासूमा जल्दी से उठ खड़ी हुई तो वजदान मुस्कुरा दिया। चलो तुम्हारे लिए चाय मैं बनाता हूँ, वजदान ने मुस्कुराते कहा तो मासूमा मुस्कुरा दी और वजदान के साथ किचन में चली गई। वजी मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता तो मैं आपको क्या बनाकर खिलाऊं, मासूमा ने कहा तो वजदान मुस्कुरा दिया। तुम बनाने की नहीं, बस एक काम किया करो, मैं इसमें बहुत खुश हो जाता हूँ, वजदान ज़ुबानी अंदाज में धीमी मुस्कान के साथ कहा तो मासूमा ने उसे सवालिया देखा। वो कौन सा काम है वजी, मासूमा ने पूछा तो वजदान ज़रा सा मासूमा की तरफ झुका। बता दूँ, करोगी वो काम, वजदान ने कहते मासूमा के बालों की लट को उसके कान के पीछे अड़ाया। जी बताएं, मासूमा ने पूछा तो वजदान मुस्कुरा दिया। इस रात की तरह प्यार जो नशा करके किया था, वजदान ने गहरी नज़रों से मासूमा को देखते कहा तो मासूमा के गाल शर्म से लाल अनारी हो गए और शर्मो हया से वजदान के सीने पे मुक्का मारा तो वजदान मुस्कुरा दिया। वजी अगर आपने वो सब मुझे कहा तो मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी, मासूमा ने गुलाबी होते शर्मो हया से कहा तो वजदान गहरी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा दिया। ओके मेरी जान नहीं कहता, चलो और चाय पीते हैं, वजदान ने मुस्कुराते कहा और साथ मासूमा के माथे पे बोसा देते चाय बनाने की तरफ मतवज्जा हुआ तो मासूमा खुद को नॉर्मल करती वजदान को चाय बनाता देखने लगी। कुछ देर बाद दोनों चाय के कप लेते कमरे में चले गए और चाय पीकर काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे।
मासूमा सोने के लिए लेटी तो वहीदान उस पर झुकता, उसे गहरी नजरों से देखा और मासूमा वहीदान की गहरी नजरों से घबराते और वहीदान के इरादा समझते शर्मो हया से नजरें झुका गई तो वहीदान के लबों पे गहरी मुस्कुराहट आ गई। मासूमा की हर अदा ही वहीदान के दिल को बेहद अच्छी लगती थी और उसका यूं शर्माना तो वहीदान को मासूमा और प्यारी लगती थी। मेरी जिंदगी, वहीदान ने कहते मासूमा के माथे को छूते हुए मासूमा को देखा जो आंखें बंद कर चुकी थी। वहीदान ने मासूमा के चेहरे को देखते उसकी नाक में होंठ रखे ठोड़ी को छुआ तो मासूमा की धड़कनें तेज हुई। वहीदान मासूमा की गर्दन पे झुकते अपने होंठ रखे तो मासूमा कपकपा के रह गई। इससे पहले वहीदान और अपनी शिद्दत निछावर करता मासूमा ने वहीदान के कंधे पे हाथ रखा, लेकिन वहीदान मासूमा के हाथ की उंगलियों में उंगलियां फंसाए बिना चेहरा पीछे किए मासूमा को हिसार में लेता गया तो मासूमा हमेशा की तरह खुद को वहीदान की पनाहों में दे गई और वहीदान भी अपनी सारी शिद्दतें मासूमा पे निछावर करने लगा। कैफ ने टिकट्स करवा ली थी, कल की दोनों की फ्लाइट थी और इस वक्त अंबर बैग में ड्रेस रख रही थी। कैफ कुछ देर पहले अस्पताल गया था और वापस आया और कमरे में आते अंबर को मुस्कुराते देखा तो अंबर ने भी कैफ को देखते मुस्कुरा दी। कर ली जाने की तैयारी? कैफ ने मुस्कुराते कहते अंबर को पीछे से अपने हिसार में लिया। जी कर ली, आपके भी रख दिए और अपने भी, अंबर ने कहा। ठीक है, चलो आज वजी की तरफ चलते हैं, फिर तो 1 महीने तक तो हम वापस नहीं आने वाले, कैफ ने मुस्कुराते कहा तो अंबर ने कैफ के बाजू पीछे करते कैफ की तरफ रुक किया। 1 महीना? आपने तो कहा था कि 15-20 दिन तक वापस आ जाएंगे, अंबर ने कहा तो कैफ ने अंबर की कमर में बाजू डालते अपने करीब किया और गहरी नज़रों से अंबर के चेहरे को देखने लगा। अब मेरा इरादा बदल गया है, अब मैं चाहता हूँ कुछ वक्त और तुम्हारे साथ गुजारूं, कैफ ने अंबर को देखते कहा। तो अंबर कैफ की दो महीनी बात पे गुलाबी हो गई और कैफ अंबर के चेहरे को देखता मुस्कुरा दी और अंबर के माथे पे होंठ रखते नरमी से अंबर के होंठों को छूते पीछे होते अंबर का हाथ थामा। चलो आओ बाहर जाकर कुछ देर बैठते हैं, फिर वजी की तरफ चलेंगे, कैफ ने कहते अंबर का हाथ थामे कदम बाहर को बढ़ाए। बाहर आए तो सभी लॉन्च में बैठे हुए थे, वो भी उनके पास बैठ गए। वहीदान जो लैपटॉप पे कोई काम कर रहा था, मासूमा जो कब से उसके पास बैठी उसके फ्री होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वहीदान ने कहा था कि वे दोनों बाहर जाएंगे पर थोड़ा सा काम कर लूँ फिर जाएंगे। और मासूमा वहीदान के काम के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी कि थक कर वहीदान के हाथ पीछे करते लैपटॉप बंद कर गई। तो वहीदान मासूमा को देखने लगा जो उसे ही घूर रही थी। यार मासूमा, मैं काम कर रहा था, क्या हुआ? वहीदान ने मासूमा से कहा। आप 2 घंटे से बैठे काम कर रहे हैं, अभी तक आपका काम नहीं हुआ और मुझे आपने कहा कि बस 1 घंटे तक मेरा काम ख़त्म हो जाएगा और फिर हम बाहर जाएंगे। मासूमा ने घूर कर वहीदान को देख के कहा तो वहीदान मासूमा को होठों पे मुस्कान सजाए देखने लगी। सॉरी यार, मुझे पता नहीं चला टाइम का, तो चलो तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं, वहीदान ने कहा। अब खुद ही जाए, मैं नहीं जा रही, मासूमा ने खफगी से कहा तो वहीदान ने लैपटॉप उठाते साइड पे रखते मासूमा को बाजू से थामे अपनी तरफ खींचा तो मासूमा वहीदान के सीने से आ लगी, हाथ वहीदान के कंधे पे रखा। अच्छा नमरी जान, नाराजगी छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना तुम्हें पता तो है मैं कैसे मनाऊंगा और फिर तुम ही मुझसे भागती हो, वहीदान ने गंभीर आवाज में कहा। तो मासूमा जल्दी से पीछे हुई तो वहीदान मुस्कुरा दिया। जा रही हूँ तैयार होने, मासूमा ने गुलाबी होते चेहरे के साथ कहते जल्दी से बेड से उठी तो वहीदान मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद मासूमा भी तैयार होगी और वहीदान भी, दोनों नीचे आए तो इसी वक्त कैफ और अंबर भी आ गए तो उनसे मिलने लगे। भाई आप दोनों कहीं जा रहे थे? अंबर ने दोनों को तैयार था देखा तो पूछने लगी। हाँ बस बाहर जा रहे थे। चलो आओ बैठो तुम दोनों, वहीदान ने मुस्कुरा के कहा। भाई हमें पता नहीं था आप जा रहे हैं, वरना हम बाद में आ जाते, अंबर ने कहा। इससे पहले वहीदान कुछ कहता मासूमा बोल पड़ी। अंबर ऐसे क्यों कह रही हो? अच्छा हुआ आप दोनों आ गए, हम तो यूं ही बाहर जा रहे थे, अब बैठकर बातें करते हैं, मासूमा ने मुस्कुरा के कहा तो वहीदान और अंबर मुस्कुरा दिए और सभी वहीं लाउंज में बैठ गए। असल में कल हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, तुम्हें बताया था मैंने, तो इसलिए मैंने सोचा कि अंबर को तुमसे मिलवा लूं, कैफ ने कहा तो वहीदान सर हिला गया। वहीदान को कैफ अपने जाने का पहले ही बता चुका था। काफ़ी देर वो चारों बैठे बातें करते रहे, फिर कैफ और अंबर घर वापस चले गए और वहीदान मासूमा को बाहर ले गया। आखिर पहले भी मासूमा ने इंतजार किया था जाने का, इसलिए वहीदान उसे लेकर चला गया। कैफ और अंबर इस वक्त जाने को तैयार खड़े थे और समीर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। खैर से जाओ और खैर से आओ, आसफा बेगम ने दोनों को प्यार करते कहा तो दोनों मुस्कुरा दिए। क्या बेटा, अंबर का ख्याल रखना, आसफा बेगम ने कहा। जी मम्मा, आपकी बहू का मैं ख्याल रखूंगा, फिक्र ना करें, कैफ ने मुस्कुरा के कहा तो आसफा बेगम मुस्कुरा दी। चची और चाचू मेरे लिए वहां से टॉय लेकर आइएगा, ठीक है, वानिया ने दोनों से कहा तो सब मुस्कुरा दिए। ठीक है वानिया, अंबर ने मुस्कुराकर कहा और सावधानियां से
मिलने लगी। रवानिया भी खुश हो गई। चलो समीर बेटा छोड़ कर आओ, कहीं देर ना हो जाए। बिलाल साहब ने समीर से कहा तो वह सर हिला गया। जी बाबा चलो आओ कैफ। तो समीर कहता बाहर को बढ़ा तो अंबर और कैफ भी बाहर निकले और एयरपोर्ट के लिए निकले। दोनों के फ्लाइट में बैठते समीर वापस आ गया। कैफ और अंबर स्विट्जरलैंड पहुंच चुके थे। वहां आकर कैफ ने एक होटल में कमरा बुक करवाया था जो बेहद प्यारा था और एक खिड़की भी थी जिस पे इस वक्त पर्दा गिराया हुआ था। कैफ यहाँ तो बहुत सर्दी है, अंबर ने कमरे में आते कपकपाते हुए कहा। तो कैफ मुस्कुरा दिया और बैग रखते अंबर की तरफ मतवजह हुआ। हाँ यार सर्दी तो बहुत है। कैफ ने कहा मैं तो थक गई हूँ। अंबर ने बेड पे बैठते कहा चलो फ्रेश हो जाओ फिर कुछ देर रेस्ट करते हैं। कैफ ने कहा तो अंबर सर हिला गई और फ्रेश होने चली गई और दोनों कुछ देर रेस्ट करने के लिए लेट गए। रात के 7 बजे कैफ और अंबर उठे तो अब कैफ का प्लान बाहर जाने का था। अंबर चलो बाहर चलते हैं, डिनर करके कुछ देर घूमेंगे। कैफ ने कहा और ओके पहले मैं देख लूं बाहर कितनी सर्दी है। अंबर कहती खिड़की के पास गई तो कैफ ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अंबर ने खिड़की खोलकर देखा तो ठंडी हवा का झोंका अंबर के वजूद से टकराता उसे कपकपाने पर मजबूर कर गया। कैफ मैं नहीं जा रही बाहर, देखिए कितनी सर्दी है, अंबर ने कपकपाते कहा। साथ जल्दी से खिड़की बंद की और कैफ के पास आई तो कैफ मुस्कुराता अंबर की कमर में हाथ डालते उसे अपने सीने से लगाया। मुझे तो कोई मसला नहीं कमरे में रहने में, बल्कि मैं तो चाहता हूँ तुम बस मेरी बाहों में रहो, मसला तो फिर तुम्हें होगा। कैफ ने पुरतपिश लहजे में धीमी मुस्कान होठों पर सजाए अंबर के गुलाबी पड़ते चेहरे को देखते कहा तो अंबर की नज़रें शर्म से झुक गई। छोड़े मुझे, हम बाहर चलते हैं, अंबर ने कैफ की नज़रों से घबराए कहा। लेकिन कैफ बिना अंबर की सुने उसे पीछे बेड पर गिराया। कैफ अंबर घूर कर कैफ को देखती कहती अभी बेड से उठती। कैफ उस पर झुकता उसके दोनों तरफ बाजू टिका गया तो अंबर की धड़कन एकदम तेज हुई। अब मेरा इरादा बदल गया, अब हम सुबह ही बाहर जाएंगे। कुछ देर तुम्हें प्यार करूंगा फिर खाना भी कमरे में मंगवा लूंगा और खाना खाकर फिर से तुम्हें प्यार करने का इरादा है और वो भी सारी रात। कैफ ने गंभीर और जुर्मानी अंदाज में कहा तो अंबर तेज होती धड़कनों से पलकें झुका के और कैफ अंबर की झुकी पलकों को देखता उसकी नाक को छूता अंबर के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले गया तो अंबर भी धड़कते दिल के साथ आंखें बंद कर गई। कुछ पल बाद कैफ पीछे होता अंबर के कंधे थे शर्ट सरकाता वहां अपने होंठ रख गया। अब अंबर जानती थी कैफ ने अब अपनी मर्जी ही से उसे छोड़ना है, इसलिए अंबर भी खामोशी से कैफ की मोहब्बत को महसूस करने लगी। 8-5 दिन और गुजर गए थे लेकिन सारिम की हिबा से बेरुखी वैसी की वैसी ही थी और हिबा मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन सारिम भी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। सब घर वाले सारिम का हिबा को इग्नोर करना और हिबा का हर वक्त सारिम से बात करने का कोई बहाना ढूंढना सब अच्छे से महसूस कर चुके थे, लेकिन वो सब चाहते थे कि वो अपना मामला खुद ही हल करें। अब भी काफ़ी देर से दोनों कमरे में बैठे हुए थे लेकिन ना ही सारिम हिबा से बात कर रहा था और ना ही हिबा सारिम से। हिबा बैठी यही सोच रही थी कि वो सारिम को कैसे मनाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारिम बैठा मोबाइल में लगा हुआ था, उधर तो काफ़ी देर से आराम से सो रही थी। सारिम जो कब से बैठा हिबा के सोने का इंतज़ार कर रहा था कि उसे यूं लगे जैसे हिबा रो रही है। सारिम ने हिबा की तरफ देखा जो चेहरा झुकाए चेहरे पे हाथ रखे रो रही थी। सारिम तड़प ही गया। सारिम जल्दी से मोबाइल रखता हिबा की तरफ आता उसके सामने बैठा और हिबा के हाथ थाम कर अपने हाथों में लिए तो हिबा रोते हुए सारिम को देखने लगी। रो क्यों रही हो? सारिम ने कहते एक हाथ से हिबा के आंसू पहुंचे तो हिबा और रोने लगी। सारिम प्लीज़ यूँ मुझसे बेरुखी बरत कर मुझे मेरी गलती की सज़ा तो ना दें। मानती हूँ मैं गलत थी, मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी। आपसे दूर रहकर मैंने आपको सज़ा दी लेकिन मैं खुद भी आपसे दूर रहकर खुश नहीं थी। प्लीज़ सारिम ऐसे तो ना करें, हिबा ने नम आवाज़ में कहते थोड़ा आगे होते सारिम के सीने पे सर रखते रोने लगी तो सारिम ने भी जल्दी से उसके गिर्द बाजों का हिसार बनाया। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ, यूँ रोई रोई तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। सारिम कहते एक बाजू हिबा के गिर्द दूसरे हाथ से हिबा के चेहरे को ठोड़ी से थाम कर ऊपर किया तो हिबा सारिम की आंखों में देखने लगी। तो क्या आपने मुझे माफ़ नहीं किया? हिबा ने नम आवाज़ और भीगी पलकों से सारिम को देखते कहा था। सारिम ने अपने होठों से हिबा की भीगी पलकों को छुआ, अगर तुम रोगी तो मैं तुम्हें देख सकता हूँ, कभी नहीं तो फिर अब मैं माफ़ भी कर चुका हूँ, प्लीज़ अब मुझ पे एतबार रखना। सारिम ने कहा तो हिबा ने सर हिलाया। वादा अब कभी आप पे बेतबारी नहीं करूँगी, हिबा ने कहा तो सारिम मुस्करा दिया। हिबा को सुकून हुआ था, सारिम ने उसे माफ़ कर दिया। ये बताओ घर में किसी को अभी तक तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं पुलिस में हूँ? सारिम ने पूछा। मैंने सोचा जब आपने नहीं बताया और फूफा के कातलों को पकड़कर फिर ही बताना चाहते हैं तो मैं क्यों बताऊँ, हिबा ने कहा तो सारिम मुस्कुरा दिया। ठीक किया, बस इंशाल्लाह हम पकड़ लेंगे फिर ही बताएंगे, सारिम ने कहा तो हिबा ने भी इंशाल्लाह कहा। सारिम हिबा को अपनी गहरी बोलती नज़रों से देखने लगा।
और हिबा सारिम की नज़रों के पैगाम पढ़ते ज़रा सा मुस्कुराती चेहरा झुका गई तो सारिम मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब इतने दिन मुझसे दूर रही हो तो आज मैं तुम्हारे बेहद करीब रहूँगा। इतने दिन जो तुम मुझसे दूर रही हो उसका बदला आज लूँगा, और जो थोड़ा सा नाराज़ मैं तुमसे हूँ वह नाराज़गी तुम दूर कर देना। सारिम ने कहते हिबा को मुकम्मल अपनी पनाहों में लेते उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। हिबा भी पुरसकून हो गई थी कि सारिम ने उसे माफ़ कर दिया। सारिम ने हिबा की गालों को छूते पीछे होते हिबा को देखा तो हिबा ने सारिम का चेहरा हाथों में थाम कर उसके माथे पे होंठ रखे तो सारिम भी गहरी मुस्कुराहट के साथ हिबा को मुकम्मल अपने हिसार में ले गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।